मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू पाइथन सीरीज। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि इफ़ और इफ़ एल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दो स्टेटमेंट। पहला है एलिफ स्टेटमेंट, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है पाइथन में। दूसरा है मैच स्टेटमेंट, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिफ स्टेटमेंट। इसकी सिंटेक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिंटेक्स की बात किया जाए तो सबसे पहले इफ़ होता है, देन आप कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन, इस कंडीशन के सही होने पे स्टेटमेंट चलाते हैं। स्टेटमेंट 1, मान लीजिए आपके पास दो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 2 चलाएंगे। ओके, उसके बाद आप लिखते हैं एलिफ। एक बात याद रखिएगा, कंडीशन हमेशा इफ़ के साथ होता है, कभी भी एल्स के साथ नहीं हो सकता। कंडीशन 2 लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे चला है स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, फिर एक और एलिफ लगाया, एलिफ कंडीशन 3, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6 और लास्ट में हमने लगाया एल्स स्टेटमेंट 7। चलिए सिंटेक्स पे ध्यान देते हैं। इसका सिंटेक्स यही है, सबसे पहले इफ़ होगा, देन कंडीशन होगा और इस कंडीशन के पास दो स्टेटमेंट है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेंटेशन है दोनों का वो एक ही अलाइनमेंट में होना चाहिए, ये आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे होगा तो ये एरर दे देगा। उसका रीज़न यही है जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एल्स विदाउट इफ़ पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब इफ़ और एल्स के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। ये एलिफ है, वास्तव में ये भी एल्सिफ है। ओके, और इफ़ और एल्स के बीच में कोई आ रहा है इसीलिए ये एरर देगा। तो पहली बात, ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन सेम अलाइनमेंट पे हो। अगर आप अलाइनमेंट उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये तुरंत एरर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ओके, यहाँ पे कितने एलिफ होंगे और कितने एल्स होंगे, लास्ट वाला एल्स होगा वो ये ध्यान देते हैं। तो एक बात गौर से समझ लीजिए, अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, आपके पास 5 ऑप्शन है तो इसका मतलब आपको 4 बार एलिफ का इस्तेमाल करना है या इफ़ का इस्तेमाल करना है। ओके, और जब 4 ऑप्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला 5वां ऑप्शन है, तो 5वें के लिए आपको कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एल्स लिख के लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ कंडीशन लिख दिया तो ये गलत हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ कंडीशन भी लिख के काम चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एल्स लिखना। ओके, आप एलिफ भी लिख के काम चला सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विदाउट कंडीशन चले तो विदाउट कंडीशन भी चल सकता है। अब ये चलता कैसे है, एलिफ को लैडर कहा जाता है। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। मान लीजिए आपके पास एक सीढ़ी है और आपने पहले सीढ़ी पे पैर रखा। ओके, पहले स्टेयर पे पैर रखा और आपको जो आप टच करना चाहते थे वो टच हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले ही कदम में ओके आपने जो टच करना चाहा था वो टच कर लिया तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम सी कॉन्सेप्ट पे एलिफ इस्तेमाल होता है। कैसे, अगर पहला ही कंडीशन सही हो गया तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1 और 2 एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को टच भी नहीं करेगा, सीधा जंप करके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 7 के बाद चला जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पहला ही स्टेटमेंट कंडीशन सही हो गया तो पहला ही कंडीशन सही होने पे ये स्टेटमेंट 1 को चलाएगा, 2 को चलाएगा, बाकी को टच भी नहीं करेगा, सीधा जंप करके बाहर चला जाएगा। दूसरा कंडीशन तब चलेगा जब पहला कंडीशन क्या होगा, गलत होगा। अगर पहला कंडीशन गलत हो गया तो ये दूसरे के पास जाएगा। स्टेटमेंट अगर ये सही हो गया दूसरा वाला तो स्टेटमेंट 3 चलाएगा, 4 चलाएगा, बाकी को टच नहीं करेगा, सीधा जंप करके बाहर चला जाएगा। ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सही होने पे उसका काम होता है और काम होने के बाद बाकी कंडीशन को वो बिना टच किए सीधा बाहर जंप कर जाता है। ओके, इसीलिए इसको लैडर कहते हैं। आपने सीढ़ी पे पैर रखा और पंखा टच हो गया या जो भी आप टच करना चाहते टच हो गया तो आगे सीढ़ी पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, इसीलिए इसे लैडर कहा जाता है। बस एक ही एरर प्रोड्यूस होगा, बाय द वे अगर आपने इसका इंडेंटेशन गड़बड़ किया, ठीक है, तो ये एरर देगा, और उसका रीज़न है क्योंकि इफ़ और एल्स के बीच में कोई आ नहीं सकता है। ओके, ये है, ध्यान रखिएगा। लास्ट वाला क्या एल्स लिखना कंपलसरी होता है? नहीं, ये भी कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ एलिफ लिख के कंडीशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तब भी ये चलेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 5 ऑप्शन है और 4 नहीं सही है तो जाहिर सी बात है 5वां वाला अपने आप वही है। ओके, तो इसीलिए लोग एल्स लिखते हैं, ताकि 4 नहीं चला तो 5वां वाला अपने आप चलेगा। अब बात करते हैं बेटा, इस पर कुछ प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है, मान लीजिए राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द क्वाड्रेंट ऑफ एनी पॉइंट। ओके, आपने मैथ में पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई पॉइंट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में का पॉइंट का मतलब 2 एक्सिस होगा उसके पास, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ओके, और कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब पाया जाता है? जब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, एक बात और, व्हाट इज़ पॉजिटिव नंबर? जो नंबर 0 से बड़ा होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जो नंबर 0 से छोटा होता है उसे निगेटिव कहते हैं। ओके, तो पहली बात, अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, x निगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और x पॉजिटिव है, y निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। 4 कंडीशन है, तो सबसे पहली बात 4 कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है आपसे कोई पूछे कि कितना एल्सिफ होगा। ओके, तो देख लेते हैं 4 कंडीशन। तो पहला इफ़ हो गया, ये नहीं होगा तो एलिफ होगा। ओके, 2 हो गया, फिर एक और एलिफ होगा, 3 हो गया, और तीनों नहीं है तो लास्ट वाला चौथा एल्स होगा। इसका मतलब आप नंबर ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सोच सकते हैं कि कितने इफ़ होंगे, कितने एलिफ होंगे और कौन सा एल्स होगा। 4 ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है 3 बार इफ़ आने वाला है और 3 बार एल्स आने वाला है। ओके, अगर पहले पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड नहीं है तो फोर्थ है, गारंटी। ओके, यहाँ कंडीशन क्या होगा? इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव हो एंड y भी पॉजिटिव हो तो y ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो हमने लिखा प्रिंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं सिर्फ फर्स्ट लिख रहा हूँ, क्वाड्रेंट आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट कब होगा? जब x निगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, मतलब y ग्रेटर देन 0 हो। ओके, तो इसका मतलब ये प्रिंट सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स एक थर्ड क्वाड्रेंट होगा, दोनों निगेटिव हो, x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, प्रिंट थर्ड। और अगर कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रोग्राम मेरा बन गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं। तो 2 वेरिएबल हैं, एक x और y, तो दोनों की वैल्यू हम रीड कर लेते हैं। x बराबर इंट ऑफ इनपुट यहाँ एक मैसेज दे देते हैं, इंटर फर्स्ट पॉइंट या x क्वाड्रेंट, x एक्सिस वैल्यू, एक मैसेज दे दिया। y की वैल्यू रीड कर लेते हैं, इंट ऑफ इनपुट, एक मैसेज दे देते हैं, इंटर y एक्सिस वैल्यू /n। पूरा प्रोग्राम रीडेबल हो गया, दोनों वैल्यू रीड कर लिया। अब इसे रन कराते हैं, Ctrl+, सेव कर लेते हैं पहले इसे।
क्वाड्रेंट नाम से सेव कर लिया, सेव। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू मांग रहा है, हमने कहा एक्स एक्सिस मान लो 2 है और वाई एक्सिस 4 है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला कंडीशन सही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। और एक बात और, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रिंट करने के बाद ध्यान रखिएगा बाकी को टच नहीं करेगा, सीधा जंप करके बाहर चला जाएगा। ओके, केवल फर्स्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से लाइन नंबर चले होंगे तो 8, 9, 10, 11, उसके बाद सीधा जंप करके बाहर आ गया होगा, बाकी कोई लाइन नंबर नहीं चला होगा। ओके, लेकिन अगर आपने वैल्यू यहाँ पे एक पॉजिटिव दे दी, एक निगेटिव दे दी, मान लीजिए हमने कहा x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 8 है। ओके, अब पहला वाला कंडीशन गलत हो गया, पहला वाला कंडीशन गलत हो गया तो दूसरे के पास गया होगा, दूसरा चलाया होगा, दूसरा वाला कंडीशन सही हो गया, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड दिया होगा, उसके बाद सीधा जंप किया होगा। अगर आपसे पूछे अब कौन कौन सा लाइन नंबर चला है तो 8, 9, 10, 12, 13। ओके, 11 नहीं चला होगा। 10 को चेक किया, गलत हो गया, गलत हुआ तो दूसरे कंडीशन के पास चला गया, 12 के पास। ओके, और 12 सही हो गया तो 13 चलाया और सीधा जंप करके कहाँ चला गया, बाहर चला गया। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये तो पहला प्रोग्राम हो गया जिसमें आपने ये चेक किया कि किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। एक और प्रोग्राम बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पूछा भी जाता है कई जगह। ओके, ये राइट प्रोग्राम टू रीड द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट परसेंटेज। साफ साफ कह रहा है आपको 5 सब्जेक्ट्स के नंबर रीड करने हैं, उसका परसेंटेज निकालना है और फिर परसेंटेज निकालने के बाद उसका ग्रेड प्रिंट कराना है और ग्रेड 4 दिएगा है। ओके, 4 है, इसका मतलब फिर से देख लेते हैं। इफ़, पहला इफ़ होगा, फिर एलिफ होगा, ठीक है, फिर एलिफ होगा और 3 नहीं है तो चौथा अपने आप होगा, एल्स होगा। ओके, 4 ऑप्शन है तो इफ़, एलिफ, एलिफ, 3 नहीं है तो चौथा अपने आप होगा, एल्स। ओके, ये चीज़ है। तो सबसे पहले जो कह रहा है वो करते हैं। हमने 5 सब्जेक्ट लिया, मान लीजिए पहला सब्जेक्ट एक्स है, उसके नंबर को रीड कर लिया, इनपुट एक मैसेज दे दिया, इंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, इंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट्स, इस वैल्यू को रीड कर लिया। पांच बार ये लाइन लिखा मैंने क्योंकि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक को y मान लिया, एक को z मान लिया, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, एक को b मान लिया। 5 सब्जेक्ट हो गए। मैसेज चेंज कर दिया, इंटर, यहाँ लिख दिया सेकेंड सब्जेक्ट मार्क्स, मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट्स, मार्क्स ऑफ फोर्थ सब्जेक्ट्स और मार्क्स ऑफ फिफ्थ सब्जेक्ट्स। इसे पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। पहले सेव कर लेता हूँ, इसके पहले पाइथन फाइल है, इसको भी सेव कर ले रहा हूँ। इतने को कमेंट आउट कर लिया। 5 सब्जेक्ट्स के रीड हमने मार्क्स कर लिए। ओके, अब हम परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज क्या है, मान लीजिए हमारा पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो कैसे परसेंटेज निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी। ओके, 5 सब्जेक्ट्स हमने जोड़ लिया। ओके, इसे मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड कर दिया 500 से, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। ओके, इसे प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट, फॉर्मेट प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। माई परसेंटेज इज़
मैसेज डाल देते हैं माई परसेंटेज इज या इक्वल टू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ PER। ओके, अब हम ग्रेड प्रिंट कराना शुरू करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 हो एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 100 हो तो क्या प्रिंट करे ग्रेड ए। ग्रेड ए ये प्रिंट हो गया। दूसरा एलिफ, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो एंड लेस देन इक्वल टू 45 हो, नहीं 75 हो, लेस देन 75 हो तो प्रिंट करे प्रिंट ग्रेड बी। अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ। तीसरा कंडीशन, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 हो एंड परसेंटेज लेस देन 60 हो तो प्रिंट करे ग्रेड सी। ग्रेड सी। और लास्ट कंडीशन मतलब नो नीड ऑफ कंडीशन, ओनली एल्स प्रिंट ग्रेड डी। बन गया, प्रोग्राम आपका बन चुका है। कंट्रोल एस कर लीजिए, सेव कर लीजिए, इसे एक बार देख लीजिए। 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं, परसेंटेज प्रिंट कराया गया है और उसके बाद एक एक करके ग्रेड प्रिंट करा रहा हूँ मैं। ओके, कंट्रोल एस दबाया, इसे रन कराया। देखिए इंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट हमने कहा, मान लीजिए आउट ऑफ 100 में 85 पाया, 85। दूसरे सब्जेक्ट में 89 पाया, अगले में 78 पाया, अगले में 90 पाया और एक में 67 पाया। ठीक, देखिए परसेंटेज है आपका 81.8 परसेंटेज और ग्रेड आपका ए है। ओके, आप आउटपुट देख सकते हैं। परसेंटेज आया आपका 81.8 परसेंटेज और आपका ग्रेड क्या है, ए है। ओके, होप आपको एलिफ समझ में आ गया होगा। ओके, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट होता कांग्रेस, तो इसका अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट इंडेंटेशन दोनों का सेम होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको आगे पीछे किया तुरंत एलिफ में एरर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बस एक ही बात है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। ठीक है, जो है मैच स्टेटमेंट, लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये करते हैं मैच स्टेटमेंट। और मैच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या कब किया जाता है ये समझते हैं। ओके, जैसे ऐसे समझिए कि आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं। जब कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं तो आपने सुना होगा हिंदी के लिए 1 दबाइए, अंग्रेजी में जारी रखने के लिए 2 दबाइए और किसी और भाषा में जारी रखने के लिए 3 दबाइए। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, एक मेन्यू दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि किस नंबर पे कौन सा काम करना है। ओके, तो जहाँ मेन्यू बेसिस प्रोग्रामिंग होती है, मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं मैच स्टेटमेंट। मतलब आपको एक मेन्यू बनाना है और उस मेन्यू के अकॉर्डिंग काम करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे मैच स्टेटमेंट। तो मैच स्टेटमेंट का सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, तो कहता है मैच, ऑप्शन बताइए। ये ऑप्शन है, जैसे आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस नंबर की वैल्यू किस में है, मान लीजिए ए में है। अब इसके बाद केस बनता है, केस 1। केस 1 में आपने कहा मान लीजिए प्रिंट हिंदी, आपने कहा हिंदी में जारी रखने के लिए, ठीक है, 1। फिर आप केस 2 बनाते हैं, ऐसे ही केस 2 बनता है। केस 2 इसमें मान लीजिए हमने लिख दिया प्रिंट इंग्लिश। ऐसे ही केस 3 बनेगा, केस थर्ड, ये केस सेकेंड था, सॉरी केस सेकेंड हो गया, ये केस 3 बनेगा और यहाँ लिखा आपने प्रिंट
मान लीजिए कोई और मलयालम, ठीक। तो आप डिफरेंट केसेस बना रहे हैं। अब समझिए कैसे चलेगा। अगर आपने ए की वैल्यू 2 दी होगी, अगर आपने 2 दी तो ये सीधा जंप करेगा केस 2 के पास और प्रिंट करेगा इंग्लिश, और प्रिंट इंग्लिश करने के बाद सीधा बाहर निकल जाएगा। ओके, आपने अगर सी थोड़ा सा पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें ब्रेक लगाते थे बाहर निकलने के लिए, इसमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप इंग्लिश प्रिंट करेगा और उसके बाद सीधा जंप करके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, अगर आपने ए की वैल्यू 3 दी तो ये जंप करेगा 3 के पास, ठीक है, मलयालम प्रिंट करेगा और उसके बाद सीधा जंप करके बाहर चला जाएगा। ओके, ये हो गया। और आपने अगर ए की वैल्यू 1 दी तो ये केस 1 को चलाएगा, हिंदी प्रिंट करेगा और सीधा जंप करके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने एक मेन्यू बनाया है। मेन्यू में आपने ऑप्शन दिया है कि 1 पे हिंदी आएगा, 2 पे इंग्लिश आएगा और 3 पे मलयालम आएगा। ओके, तो मैच स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर आपको मेन्यू बेसिस प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, हमने कहा आप एक कैलकुलेटर बनाइए, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट कैलकुलेटर विथ मेन्यू। कैलकुलेटर बनाते हैं मेन्यू के साथ। ओके, तो कैसे कैलकुलेटर बनेगा मेन्यू के साथ, तो हम लोग सबसे पहले मेन्यू तैयार करते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, गौर से देखिएगा। मेन्यू का मतलब क्या हुआ, 1, या हमने यहाँ एक मैसेज दिखा, प्रेस 1 फॉर एडिशन। पहले एक मैसेज आएगा। ओके, अब समझ जाओगे कि 1 पे क्या है, एडिशन है। फिर दूसरा ऑप्शन दूंगा, प्रिंट प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही एक और ऑप्शन दूंगा, प्रिंट प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई। और लास्ट प्रिंट प्रेस 4 फॉर डिवीजन। 4 ऑप्शन आ गया। ओके, अब हम जब आप इसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेन्यू क्रिएट होगा। देखिए मेन्यू आ रहा है आपके पास, इसे हम दिखा दे रहे हैं। चलिए रन कराते हैं फिर से। देखिए एक मेन्यू आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको एडिशन करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, 1 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, 2 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 3 प्रेस करना पड़ेगा, 4 पे डिवीजन होगा। ओके, ये मेन्यू क्रिएट हो गया। आप चाहें तो यहाँ /n हटा सकते हैं, क्योंकि प्रिंट खुद से बाय डिफ़ॉल्ट /n करता है। अगर आप 2 लाइन का /n देना चाहते थे तो वहाँ किया, मैं /n हटा रहा हूँ, मुझे एक ही लाइन न्यू लाइन चाहिए, बंद हो गया, Ctrl S। अब हम इसे मैच कराते हैं, मैच ए। लेकिन सबसे पहली बात, ये ए की वैल्यू, ठीक है, आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक मैसेज दिया, प्रिंट व्हाट यू वांट। ओके, और इस ए की वैल्यू को इनपुट करा लिया, इनपुट ए। समझो, सबसे पहले हमने कहा ए की वैल्यू हम जब तक इनपुट नहीं कराएंगे, ठीक है, ये जंप नहीं करेगा। जैसे आपके पास, ऐसे समझिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक, 1 प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, प्रेस 3 फॉर मलयालम। तो वो तब कंटिन्यू करेगा जब आप प्रेस करेंगे। तो वो 1 की वैल्यू आपको इनपुट देने पड़ेगा ना, आपको इनपुट दबाना पड़ेगा। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है। आप जब तक ए की वैल्यू इनपुट नहीं कराएंगे ये चलेगा नहीं। ओके, तो हमने कहा सबसे पहले पहला केस बनाते हैं, केस, और इसमें एडिशन करना है। तो सी बराबर हमने लिखा a + b और इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया,
सी बराबर ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया, प्रिंट सी। आप चाहे तो मैसेज से प्रिंट करा सकते हैं, तो चलिए मैं मैसेज से प्रिंट करा देता हूँ। एडिशन बराबर ये हो गया सी की वैल्यू, ओके। लेकिन ये सी की वैल्यू तब कैलकुलेट कर पाएगा जब ए और बी की वैल्यू उसे पता होगी। तो हमने कहा ए बी की वैल्यू रीड कर लेते हैं। तो ए बराबर इंट इनपुट, यहाँ लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर, और फिर बी बराबर इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। देख लीजिए केस 1 तैयार हो गया, ओके। इतने पे हम रन करा के देखते हैं क्या होता है। चलिए रन कराते हैं। देखिए मेन्यू तैयार हुआ, लिखा है प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन। लेकिन अभी तक आपने केवल केस 1 बनाया है, इसलिए केवल n की वैल्यू 1 दिया। इंटर फर्स्ट नंबर 34, इंटर सेकेंड नंबर 56, और दोनों को ऐड करके बता दिया एडिशन बराबर 90, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, मैच ए, आपने ए की वैल्यू दी, ओके। ए की वैल्यू दी, व्हाट यू वांट पे मैसेज आया, ए की वैल्यू दी, ठीक है, 1 आया, 1 केस 1 से मैच किया, ये चला, ए की वैल्यू लिया, बी की वैल्यू लिया, सी निकाला, सी को प्रिंट करा दिया, ओके। जैसे केस 1 बना है वैसे ही और भी केस बनाने पड़ेंगे आपको। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। 4 केसेस आपको बनाने हैं। तो केस 1 आपका बन चुका है, दिस इज योर केस 2। केस 2 में यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉट एडिशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन, ओके। ऐसे ही आपको केस 3 बनाना है। केस 3 यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बराबर सी, और लास्ट है डिवाइड, इसको डिवाइड किया, और यहाँ पे लिखा डिवीज़न बराबर कंट्रोल एस किया। अब इस प्रोग्राम को रन कराइए। आपने सारे केसेस बना दिए हैं। मान लीजिए आप तीसरा केस चलाना चाहते हैं, 3rd, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकेंड नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 2 6 मल्टीप्लाई, ओके। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैच स्टेटमेंट कैसे चलता है। तो आज हमने दो टॉपिक कवर किया। पहला था आपका एलिफ स्टेटमेंट, और दूसरा था आपका मैच स्टेटमेंट। आगे वीडियो के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग लूप पढ़ेंगे। पहला होगा आपका वाइल लूप, दूसरा होगा फॉर लूप, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।